स्वागत है आपका ई न्यूज़ एमपी में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ई न्यूज़ एमपी की खास पेशकश सीधा संवाद कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं खास मेहमान राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह, जिनसे रूबरू हो रहे हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोमेश्वर सिंह और सचिंद्र मिश्र। सीधा संवाद के दौरान राज्यसभा सांसद ने मूलभूत समस्याओं सहित जमीन घोटाला, रेल पंचायत, रेत कारोबार के अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा किया है। तो आइए प्रस्तुत है अजय प्रताप सिंह से की गई बेबाक चर्चाओं के अंश। आइए जानते हैं अजय प्रताप सिंह से, सीधे बात करते हैं किन किन बातों से वो कितना जिले के समस्याओं के बारे में सफर किए हैं। सांसद जी, आपका स्वागत है न्यूज़ एमपी में। बताइए, कैसा रहा आपका स्वराज यात्रा का सफर? स्वराज अभियान के दौरान मैं सीधी जिले के विभिन्न अंचलों में पहुंचा हूं और वहां पर जो लोगों का उत्साह था, लोगों से मिलजुल कर उनके प्रेम भाव से मैं बहुत अभिभूत हूं। और मैं कह सकता हूं कि अगर सफर के तौर पर देखा जाए तो एक शानदार अनुभव था। इसके अतिरिक्त लोगों की दुख और पीड़ा भी देखी। मनुष्य होने के नाते, संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते उससे भी प्रभावित हुआ। समस्याएं किन किन तरीके के आपके सामने आई हैं? सामान्यतः गरीबों से जुड़ी ही समस्याएं ही ज़्यादा सामने फोकस में आई हैं। प्रधानमंत्री आवास की लोकप्रियता है, डिमांड ज़्यादा है और बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कि उनको नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में है कि नहीं है। इसलिए उसके संदर्भ में काफ़ी डिमांड आई। बीपीएल में नाम जोड़ने की बात आई है। उज्ज्वला गैस एक लोकप्रिय योजना है, तो उज्ज्वला गैस के संदर्भ में दोनों तरह की बातें आई। कुछ अनियमितताओं की भी शिकायतें हुई हैं कि उनके नाम से गैस निकालकर किसी दूसरे को बेच दी गई है और ऐसी भी शिकायत आई है कि हमको अभी नहीं मिली है तो जल्दी से जल्दी मिल जाए। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न पर्ची की शिकायत आई है। खाद्यान्न पर्ची में विशेष रूप से वर्तमान समय में दो तरीके के खाद्यान्न प्रचलित हैं। एक सस्ता गल्ला है और एक मुफ्त अनाज है। तो इसको लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं कि दोनों उनको मिलना चाहिए। तो कई जगह ऐसी शिकायत आई है कि गल्ले के नाम पर एक तो वितरित कर दिया जाता है लेकिन दूसरा नहीं मिलता है उनको, जिसके वो हकदार हैं। पेंशन के भी प्रकरण आए, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन की विशेष रूप से। वृद्धा पेंशन के मामले में कई लोग सामने से बिल्कुल पात्र दिखाई देते हैं। जो गांव वालों ने बताया कि उनकी परिस्थिति भी ऐसी है कि उनको वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है कि बीपीएल में नाम नहीं है, इसके कारण उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके संदर्भ में भी हमने संज्ञान लिया है। प्रधानमंत्री आवास का हमने निरीक्षण किया, वहाँ की सारी परिस्थितियों की जानकारी ली। तो अभी लोगों को ये नहीं मालूम है कि प्रधानमंत्री आवास के साथ 4 योजनाएं और क्लब हैं, तो उसकी भी हमने जानकारी दिया, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास किया। इसके अतिरिक्त सौभाग्य योजना के तहत जो काम हुए हैं, तो काफ़ी जगह काम हुए, लेकिन उसके बाद भी कई जगह आधे अधूरे काम हैं और कोई मजरा छोड़ दिया है, कोई टोला छोड़ दिया है, कहीं खंभे लगे हैं लेकिन तार नहीं खींचा गया है। बिजली विभाग में कई जगह ऐसे भी खंभे हमको मिले कि वर्षों बरस पहले कभी किसी कारणवश टेढ़े हो गए या टूट गए तो नहीं बदला गया। कुछ खंभे ऐसे हैं कि केबल एक बार जल गई तो उसको नहीं बदला गया। मज़ेदार बात ऐसी भी आई कि कुछ जगह जो है कि बिजली कनेक्शन नहीं है लेकिन बिजली का बिल आ रहा है उनको, और इतने पर भी अगर बिजली का बिल ना दो तो उनको अदालत में घसीट देते हैं, जेल जुर्माना की स्थिति आती है। तो वो बेचारे, ना तो उनका कनेक्शन विलोपित हो रहा है, ना बिजली मिल रही है, और जबरन गरीब लोग हैं, बहुत कायदा कानून जानते नहीं, और जानते भी हैं तो उतनी क्षमता नहीं है लड़ने की, तो उनसे एक तरीके से ये जुल्म हो रहा है। ट्रांसफार्मर की बहुत शिकायत है। पूरे ज़िले में बड़े पैमाने पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी आई कि जो निर्माण कार्य हैं, खासतौर पर पंचायतों के,
वो कुछ व्यक्तियों के द्वारा ऐसे नियंत्रित कर दिए गए कि वो चाहेंगे तो निर्माण कार्य होगा, वो चाहेंगे तो निर्माण कार्य नहीं होगा। जो पंचायती राज के प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल प्रसंगहीन हो गए हैं। उनका अधिकार, उनका कार्य क्षेत्र सभी प्रभावित है। और कई ऐसे पंचायतें मुझे देखने को मिली हैं कि पैसा आया और एकदम से निकाल लिया लोगों ने बिना काम किए हुए। कोई सुनने वाला नहीं है। स्थिति है कि पंचायत सचिव और रोजगार सहायक जो है कि तलवार की धार पे टिके हुए हैं। तो ऐसे अनेक तरह की विसंगतियां देखने को मिली हैं। या कि आपके यात्रा के दौरान जितनी संख्या में और जितनी किस्म के जन समस्याओं की शिकायत आई, तो क्या ये मान लिया जाए कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, या जवाबदेह नहीं रह गए हैं, या सक्रिय नहीं है, या संजीदा नहीं है, या संवेदनशील नहीं है? मैं इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसका मूल्यांकन वो स्वयं करें और जनता करे। मैं तो केवल इतना कहूंगा कि क्षेत्र में समस्याएं हैं, हितग्राही मूलक भी समस्या है, विकास मूलक भी समस्या है और समाज मूलक भी समस्या है। इसलिए सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संवाद करने की आवश्यकता है, जिससे कि इन समस्याओं को हम और बेहतर तरीके से और प्रभावी तरीके से संबोधित कर सकें। आप का गृह विधानसभा क्षेत्र चुरहट है। पिछले विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में ये चुरहट नगरीय क्षेत्र की NH का जो हिस्सा है वो एक चुनावी मुद्दा था और लगभग चुनाव हुए 3 साल हो गए। सड़क आज भी यथावत है। आपने प्रयास किया था केंद्र के स्तर पर और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि कुछ राशि भी आपने स्वीकृत कराई थी, लेकिन 6 महीने 5-6 महीने हो रहा है, अभी तक उसमें कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, ये दुर्भाग्य है, जबकि राशि स्वीकृत भी हो चुकी थी। मेरे को जो जानकारी दी गई थी कि टेंडर की प्रक्रिया शॉर्ट हो रही थी और टेंडर पूर्ण हो जाने के बाद जब निविदा खुलेगी, जिसको आवंटित होगी, तो उसके बाद वो काम शुरू हो जाएगा। मेरा भी अनुमान था कि अब तक वो काम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि आपको ज्ञात है कि मैं पिछले 40-45 दिनों से अपने इस अभियान में जुटा हुआ था। तो इस मामले में मैं बहुत खोज खबर भी नहीं कर पाया। अब मैं खाली हुआ हूँ और आज मैं जा रहा हूँ, भोपाल भी जाऊँगा और दिल्ली भी जाऊँगा। इस बीच में मैं भोपाल और दिल्ली दोनों स्तरों पर पता करने का प्रयास करूँगा कि आखिर समस्या क्या है। एक बात और है, महत्वपूर्ण है, जो आपने अपने कार्यक्रम के समापन में भी बड़ी संजीदगी से उठाई है, लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है। मुझे यहाँ तक स्मरण है कि कुछ वर्षों पहले राज्य शासन ने सोन घड़ियाल के कुछ क्षेत्रों को चिन्हित करके डी-नोटिफाई करने की पहल शुरू की थी, जिसमें फॉरेस्ट, रेवेन्यू और माइनिंग तीनों के कोऑर्डिनेशन से सर्वे किया गया था कि जहां ऐसे क्षेत्र सोन घड़ियाल के जहां पर उनका प्रजनन नहीं होता, उनकी आवाजाही नहीं है, कोई सक्रियता नहीं है, उन्हें डी-नोटिफाई किया गया। तो शायद आपको जानकारी में होगा और आपने भी उस दिशा में प्रयास किया था। तो क्या उसकी प्रगति भी मौजूदा समय में क्या है, किस स्थिति में है? वो प्रपोजल गया कि नहीं गया? वो प्रपोजल राज्य सरकार के आगे नहीं बढ़ा है और उसका ना बढ़ने का कारण ये है कि यहाँ से गलत प्रतिवेदन गया है और उस प्रतिवेदन के आधार पर यह बताया गया है कि क्षेत्र बहुत अनुकूल है सोन घड़ियाल के प्रजनन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए, और साथ ही इस मामले को और लटकाने के लिए बीच में NGT को भी इन्वॉल्व कर लिया गया है और NGT की तरफ से भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए काम किया जाए। विकास का मेरा आशय है कि सोन घड़ियाल के संदर्भ में विकास किया जाए और उस विकास से यहाँ की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला, बल्कि समस्या ही खड़ी होने वाली है। अब NGT को तो मेरा यही कहना है कि NGT आंखों से तो देखती नहीं है, कानों से सुनती है और पढ़ती है। जो प्रतिवेदन आ गया उसके आधार पर ही है। तो कहीं न कहीं राज्य सरकार के अधिकारियों ने मिसगाइड किया है, NGT को भी मिसगाइड किया है
और राज्य प्रशासन को भी मिसगाइड किया है, और ऊपर भी जो उन्होंने रिपोर्ट भेजी है वो उसका यहाँ पर ठीक तरीके से अध्ययन करके नहीं भेजा है। इसके कारण इस मामले में फैसला नहीं हुआ है। और मेरे तो राज्यसभा में दो बार इसमें प्रश्न है। एक बार मुझे बताया गया कि 26 घड़ियाल हैं पूरे सोन घड़ियाल में, और दूसरी बार जब मैंने कहा कि भाई 1982 से कायम हुआ है और ये 2020 चल रहा है, और उस अनुमान से देखा जाए तो 2 घड़ियाल भी प्रतिवर्ष नहीं बढ़े हैं। और तो फिर उन्होंने बताया कि 45 घड़ियाल हैं और 5 उनके रहवास क्षेत्र हैं जहाँ पर वो सामान्यतः देखे या पाए जाते हैं, प्रजनन होता है। तो जैसा आपने कहा कि मैंने भी ये सुझाव दिया था कि आप उन चिन्हों को, क्षेत्रों को चिन्हित करके वो क्षेत्र केवल आरक्षित कर दें, बाकी मुक्त कर दें, अथवा आप कहें तो हम उनको पकड़ के परिवहन करके चंबल पहुंचा देते हैं, पूरे क्षेत्र को आप डीनोटिफाइड कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन बहरहाल अभी ये जो है बहुत शैशवावस्था में है, और मैंने सरकार को कड़ा पत्र भी लिखा था इस संदर्भ में कि सरकार ने आवश्यक पहल नहीं किया है और ठीक जानकारी नहीं दिया है अधिकारियों ने, तो एक बार दोबारा टीम भेजें और टीम भेजकर इसका अध्ययन करके और सही रिपोर्ट प्रस्तुत करें वहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से और मीडिया जगत के लोगों से बातचीत करके वस्तु स्थिति की जानकारी लें। और जब भी दौरा करें तो इनको ही बुलाकर आप दौरा करें तो ज़्यादा बेहतर निष्कर्ष पे आप पहुँच पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि सीधी जिले के लिए या अपने गृह विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसा आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है? अब मैं नहीं समझता कि प्रोजेक्ट से आपका आशय क्या है, लेकिन जहाँ तक मेरे ड्रीम की बात है, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि सबका जीवन सुखमय हो, और अधिक अपेक्षा नहीं है मेरी। जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने लागू कर रखी है उसके पात्र हितग्राहियों तक न्यायपूर्वक वितरित हो जाए, उसका लाभ सभी को प्राप्त हो जाए। अगर इतना भी हो गया तो मैं समझता हूँ कि अपने आप ही हमारे गृह क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन आ जाएगा। जैसा कि सोम जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की, ड्रीम प्रोजेक्ट की ओर अगर हम निगाह डालें, एक इन दिनों सबसे बड़ी रेल लाइन की समस्या है। रेल लाइन तो ठीक है, प्रस्तावित है, रेल देर सवेर आएगी, लेकिन जो भूअर्जन हुए हैं तो भूअर्जन के मुआवजा अभी नहीं वितरित हुए, और दूसरे जिनको नौकरी मिलनी है वो भी अभी नहीं मिल पा रही है। लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। आपने भी इसको संजीदा से लिया, आपने भी इस मामले को, मुद्दे को आपने उठाया है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, आपका क्या प्लान है? मैं जब चुराहट क्षेत्र में रामपुर नैकिन विकास खंड और चुराहट तहसील के क्षेत्र में जब इस दौरान आया और बाहरी तहसील के क्षेत्र में गया, गोपदनाथ तहसील के कुछ नगरीय क्षेत्रों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में गया, तो इस आशय की मुझे अनेक शिकायतें प्राप्त हैं। 3 तरह की मोटे तौर पर शिकायतें मेरे संज्ञान में आई। एक तो जिसकी जमीन अधिग्रहित कर ली गई है तो उनको जो है नौकरी नहीं दी गई है, और दूसरा जो है कि कई लोगों की जमीन में अंश भाग नंबर छोड़ दिए गए हैं और उसके लिए वो मुकदमा लड़ रहे हैं। जमीन अधिग्रहित कर दी गई लेकिन उसको मुआवजा नहीं बना है, और कई लोगों के बंटवारे का प्रश्न है, उसके कारण उनको समस्या है। नौकरियों के मामले में कई लोगों की स्थिति ये है कि बाबा के ज़माने में ज़मीन अधिग्रहित की गई, मुआवजा दिया गया, बाबा की उम्र निकल गई, बेटे की उम्र निकल गई, अब नाती भी उसका घर में खड़ा है कि उसकी उम्र बीत जाएगी, उसको भी नौकरी नहीं मिलेगी। फिर ज़मीनों के मामले में एक बड़ा घोटाला भी है कि नौकरी के लालच में, और चूँकि शायद नियम भी इसकी अनुमति देता रहा होगा, तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने ज़मीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को रजिस्ट्री करा दिया और तथाकथित रूप से बेच दिया, और उसका जो मुआवजा भी उन्होंने लिया, जो रजिस्ट्री कराया उसका मूल्य भी उन्होंने लिया, और बदले में संबंधित व्यक्ति को केवल नौकरी भर मिली। और जो सरकार ने मुआवजा भी भुगतान किया, क्योंकि डिसमिल में ज़मीनें बिक्री हुई तो उसकी गणना भी उसी अनुरूप होती है, तो उनको सरकार को मुआवजा भी ज़्यादा देना पड़ा,
ज़्यादा लोगों को नौकरियां भी देनी पड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि जो पात्र लोग थे, जो वास्तविक भूस्वामी थे, उनमें से अनेकों लोगों का नुकसान हो गया, उनको नौकरियां नहीं मिल रही और एक तरीके से राजस्व अधिकारी और जमीन के भूस्वामी एक माफियाकरण हो गया सारे प्रोजेक्ट का। तो उससे सरकार को भी नुकसान हुआ और जो वास्तविक जो जमीन के मालिक हैं उनका भी नुकसान हुआ, क्योंकि उनको जो नौकरी मिलनी थी जिसके वास्तविक हकदार हैं उससे वो वंचित हो गए। जो फर्जी लोग आ गए तो वो नौकरियों पे डाका डाल रहे हैं और सरकार के खजाने पर भी डाका डाल रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं इसमें निर्मित। मैंने राज्यसभा में भी इस मामले को उठाया था और इस संबंध में निरंतर मैंने पत्राचार भी किया है और उसका असर ये हुआ था कि कुछ जो ऐसे फर्जी रजिस्ट्रियां हुई थी छोटे छोटे अंश भाग की, तो उस पे उसको दर्ज करना शेष रोक लग गई है उस पे। और देखिए आगे क्या होता है, तो बराबर इस पे ध्यान रखे। ठीक है, धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए ई न्यूज़ एमपी के साथ। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ।